हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस, जिसमें बुक्स है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3। इसके अंतर्गत है फर्स्ट लेसन संविधान। तो सबसे पहले जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। तो संविधान यदि नहीं होगा किसी भी देश में, तो वहाँ की स्थिति राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति है वह अस्थिरता हो जाएगी। भारत का संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधान से सबसे सर्वाधिक बड़ा है। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आयाम। आयाम मीन्स होता है पहलू। इसके अंतर्गत है संघवाद। संघवाद को फेडरलिज्म भी कहा जाता है। जब संघवाद का अर्थ जब देश में एक से अधिक स्तर की सरकार कार्य करती है तो उसे हम संघवाद कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा जो है वह स्थानीय स्वशासन, इसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। जिन मुद्दों पर कानून बन सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियां हैं। फर्स्ट में है संघ सूची, दूसरा में है राज्य सूची और तीसरा में है समवर्ती सूची। आप तीनों सूची के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है संघ सूची। तो संघ सूची में सुरक्षा, संचार और राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय होते हैं इसमें, जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में जो है वह है, इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती है। इसमें जैसे है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि। अब थोड़ा सा यहाँ और भी जानने का प्रयास करते हैं कि संघ सूची में जो है सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती। यदि इसमें चाहेगी कि हम राज्य सरकार कि हम उसमें केंद्र को कानून बनाने में सहायता करें तो ऐसा संभव नहीं है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि, भूमि पे आदि पे राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें जो है संघ सूची आपका केंद्र सूची का कोई अहम रोल नहीं होता है। और जो है समवर्ती सूची में, इसमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों इसमें मिलकर कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में जो है वह संघीय शासन पद्धति है। अब संघीय शासन पद्धति किसे कहते हैं? तो हमारे देश में शासन पद्धति है जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच में मजबूत सामंजस्य स्थापित होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका के द्वारा प्राप्त होती है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका
तो इसमें आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में संघीय शासन पद्धति है, जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें देखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का काम करती है और उस कानून को लागू करने का जो काम है वह आपका कार्यपालिका करती है, और उस कानून को किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसे दंड देने का प्रावधान वह न्यायपालिका के पास होती है। तो इसमें व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका कहते हैं, और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, मजबूत सामंजस्य स्थापित होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। कार्यपालिका को शक्ति जो है वह विधायिका के द्वारा प्राप्त होता है, और कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, जिम्मेवारी होता है। आगे है, कार्यपालिका का संवैधानिक जो अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होता है वह मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद के हाथों में होता है। अब थोड़ा सा यहाँ आगे जानने का प्रयास करते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वह कार्यपालिका का संवैधानिक होते हैं, सिर्फ संविधान के अनुसार वह जो है प्रथम होते हैं, लेकिन जो वास्तविक होता है वह वास्तविक जो शक्ति होता है कार्यपालिका का वह मंत्रिपरिषद के हाथों में होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें मंत्री जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री जो है वह कैसे नियुक्त किए जाते हैं, तो लोकसभा में सबसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट इन इम्पार्टियल जुडिशरी। इसमें देखते हैं कि भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में जो है भारत के संविधान में वह न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष की गई है, किसी के पक्षपात में आकर या दबाव में जो है फैसला नहीं दे सकती है, इसीलिए निष्पक्ष कहा गया है। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा किसी बाहरी शक्ति के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त जो है करने का अधिकार नहीं है। पदमुक्त जो है वह महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। न्यायाधीशों की जो वेतन होता है वह उनके कर्मचारी होते हैं, उनको संचित निधि के द्वारा ही मिलता है। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा उनकी सुरक्षा एवं उनके अधिकार प्रदान करती है। उनके अधिकारों को किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो नागरिक न्यायालय के शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को उनको जन्म से ही दिया जाता है। आप इसको जन्म सिद्ध अधिकार भी बोल सकते हैं। तो यदि उनके अधिकारों का, उनके सुरक्षा का कोई अवहेलना करता है तो नागरिक जो है न्यायालय में अपना फरियाद लेके जा सकते हैं। अब मौलिक अधिकार को संविधान
कि अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। इसमें है समता का अधिकार फर्स्ट में, दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात ना करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। भारतीय संविधान में किसी खास धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है। संविधान की नज़र में भारत के सभी धर्म समान हैं। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, यह जो है संविधान के द्वारा छूट दिया गया है। भारतीय राज्य की शासन व्यवस्था ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में, ना ही राज्य किसी धर्म का समर्थन करता है।